हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोग चैप्टर के अध्ययन कर चुके थे, जो क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का चैप्टर को हम लोग रीड कर चुके थे और रीड कर रहे थे। तो बाकी चैप्टर का हम लोग रीड कर चुके हैं। आज चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य, जो कि कक्षा 6 का इतिहास का चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग इसको रीड कर चुके थे। आज हम लोग इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर एवं कुछ शॉर्ट नोट्स को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे, यह बताना है। तो जो नए साम्राज्य और राज्य था, इसमें वर्णन तुम्हें किस राजा के बारे में पता चलता है और राजा किस प्रकार से युद्ध लड़ते थे, इन सब बताना है। तो राजा युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने लड़ाई लड़ते थे। जो राजा हुआ करते थे वह युद्ध के मैदान में बिल्कुल ही आमने सामने ही लड़ाई किया करते थे। वे युद्ध में लड़ने के लिए गदाओं, तलवारों, भालों तथा तीरों आदि का भरपूर प्रयोग किया करते थे। जो राजाओं होते थे वह युद्ध लड़ने के लिए गदाओं, तलवारों, भालों और तीरों का आदि का भरपूर प्रयोग किया करते थे युद्ध के लिए। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। जो दक्षिणापथ के राजा थे और आर्यावर्त के जो राजा थे, वह राज्यों में समुद्रगुप्त के व्यवहार किस तरह से अंतर था। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो समुद्रगुप्त था वह क्या किया था कि आर्यावर्त के जो शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जबकि दक्षिणापथ के शासकों ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया था। हारने के बाद एक क्या थे, खुद को समर्पित कर दिया था। किसके खिलाफ? समुद्रगुप्त के सामने खुद को, अपने आप को समर्पित कर दिया था। कौन? दक्षिणापथ के जो राज्य हुआ करते थे। इसके बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे क्या हुआ, जब वह खुद को समर्पित कर दिए तो समुद्रगुप्त ने फिर से उन्हें शासन प्रदान करने की अनुमति दे दी थी। इस अंतर का मुख्य कारण यह था कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के शासकों पर नियंत्रण रख सकता था। जो आर्यगुप्त था वह समुद्रगुप्त आर्यावर्त के शासकों पर नियंत्रण रख सकता था, क्योंकि वे उनकी राजधानी के नज़दीक थे। जबकि दक्षिणापथ शासकों पर उत्तर भारत में बैठकर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन था, क्योंकि वे उसकी राजधानी से दूर थे। इसीलिए समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो यह था कुछ कारण, आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर थे। तो इस तरह से अंतर थे। क्यों किया था? तो क्योंकि वह नज़दीक था, उसको स्वयं से उस पर शासन किया जा सकता था। और जो आर्यावर्त के शासकों थे उनके पर नियंत्रण रखा जा सकता था। लेकिन जो दक्षिणापथ के शासक थे उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए वह उन्हीं को शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराज। राजा, महाराजा, अधिराज और महाराज, इनको सजाना है। तो उत्तर में राजा, महाराजा, महाराजा, अधिराज, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानचित्र में देखो और सूची बताओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल
तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। तो बंगाल जाने के लिए आज के उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड राज्यों से गुजरना पड़ा होगा, और नर्मदा नदी तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों से भी गुजरना पड़ा होगा। किनको? तो हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। तो वह अन्य शासक कौन कौन थे? से चोल थे, चेर थे, पांड्य तथा सतवाहन तटों पे क्या करना चाहते थे? नियंत्रण करना चाहते थे। और नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वहाँ से विश्व व्यापारी उतरा करते थे जिनसे अधिक कर वसूला जा सके, इसलिए उन तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। कौन कौन? चोल, चेल, पांड्य और सतवाहन। अगला प्रश्न है, सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पिता के कई वर्षों का अनुभव पुत्र के काम आता। जो पिता का अनुभव था वह कई वर्षों का जो अनुभव होता था पिता के, वह पुत्र के काम आता। पुत्र भी पिता संरक्षण रहते हुए काम को अच्छी प्रकार सीख लेता। यदि पिता ईमानदार अफसर होता तो वही संस्कार अपने पुत्र को भी देने का प्रयास करता और पुत्र अपने पिता की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करता। ये होता लाभ। अब नुकसान क्या हो सकता था, हानि क्या हो सकता था? तो किसी साधारण व्यक्ति को अफसर बनाने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार व्यक्ति योग्य होते हुए भी अफसर नहीं बन पाता और संभव था कि एक अयोग्य व्यक्ति अफसर बन जाता। इस प्रकार पद का दुरुपयोग होता। यह था इसका हानि। अगला प्रश्न है कि आज अगर गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? हाँ, आज भी गरीब आदमी के साथ पुलिस इसी तरह का बर्ताव किया करता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में अपने अभिलेख लिखवाए। तो प्राकृतिक में उपदेश दिए थे वर्धमान महावीर और प्राकृत में अभिलेख लिखवाए थे अशोक। तो यह था इसका आंसर। अगला प्रश्न आता है, सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो सेना के साथ ले जाने वाले सामान की सूची निम्नलिखित है। पहला, हथियार, बर्तन, खाने पीने का सामान और नगाड़े। इन सब चीज़ों को सेना ले जाया करते थे। अगला प्रश्न है, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। तो ग्रामवासी द्वारा राजा के लिए लाए गए सामान, वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार लाते थे। वे जानवरों को चारा भी देते थे। जो ग्रामवासी थे वो राजा के लिए सामान लाते थे, वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी दिया करते थे। अब कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स। तब मानचित्र 6 जो कि हम लोग देखे थे, अरब ढूंढो। मूर्त भूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। जो अरब था वह सदियों से ही यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? अरब ने। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेयुद्दीन थे जो घुमक्कड़ काबिले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। चूँकि यह ऊँटों का ही माध्यम से अपना सफ़र जारी रखते थे और करते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। जो ऊँट होता था उससे सफ़र करने में आसानी होती थी और मरुस्थलीय भूमि जो होता था उस पर भी इससे आसानी से सफ़र किया जा सकता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमानों का जो कुरान है पवित्र ग्रंथ, उसका एक अंश दिया गया है।
मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियां और पुरुषों के लिए, भव्य स्त्रियां और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियां और पुरुषों के लिए, धन्यवान स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियां और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया था। अरब नाविक, जो अरब के नाविक हुआ करते थे, नाव चलाने वाले, वो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे। अब अपने साथ इन धर्मों को भी ले आए और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में उपस्थित है, को जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये था कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हम लोग चैप्टर में भी अध्ययन कर चुके थे और यहाँ भी मैंने बता दिया। भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत कब और किसने की थी? तो लगभग आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम धर्म अपने शुरुआत से 100 सालों में किन किन देशों में फैल गया? तो इस्लाम धर्म अपने शुरुआत के 100 सालों में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे माता पिता राजा और उसकी सेना के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि गुड़ अच्छे बनाना ताकि राजा गुड़ खाकर खुश हो जाते। पिताजी माता से कह रहे हैं कि जब तक राजा यहाँ रहेंगे तुम रोजाना अच्छे दही बनाना और फूल के गुलदस्ता बनाना ताकि राजा का मन खुश हो जाए। अरे हमें तो राजा के जानवरों के लिए चारे भी प्रबंध करना होगा। इस तरह से कुछ बातें थी चैप्टर के अनुसार। सही या गलत बताओ, सही या गलत बताना है। पहला है, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा की प्रस्तुति लिखी। तो यह गलत है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त ने के लिए भेंट लाए थे, ये भी गलत है। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो दक्षिणापथ में कितने शासक थे? 12 शासक थे, यह सही है। अगला है कि गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मैदुरे था, तो गलत है। अगला है, एल्होल पल्लवों की राजधानी थी। एल्होल जो था पल्लवों की राजधानी था, तो एल्होल पल्लवों की राजधानी नहीं थे। पल्लवों की राजधानी क्या था? दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, सही है। दक्षिण भारत में आम आदमी सदियों तक काम करते रहे। ऐसे 3 लेखों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तब भानभट्ट, स्वयं तत्संग और रवि कृति ऐसे 3 लेखक के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न है कि इस युग से सैन्य संगठन में क्या बदलाव आया? तो सैन्य संगठन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, राजा एवं सुसंगठित सेना रखते थे जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। अगला है, वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। उसके बाद है, सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें भूमि दान दिया जाता था। इन्हें दान के रूप में भूमि दिया जाता था। वे दी गई भूमि में कर वसूल करते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल
कर सके। ये सेना नायक सामंत्य कहलाते थे। ये जो सेना नायक होते थे सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगला प्रश्न है कि इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखाई दी। तो प्राथमिक गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए, जिसका अर्थ बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे ही हरिसेन एक महादंड होने के साथ साथ अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि का अर्थात युद्ध शांति के विषय का भी मंत्री था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सर्वार्थ यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलित अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कंसन लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता तो उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ता। वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुफले कागज पर लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। वह राज सिंहासन पर बैठकर बीना बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या परिस्थितियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। अपने उत्तर के कारण बताओ। तो आम लोग परिस्थितियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होती थी। जो परिस्थितियाँ लिखी होती थी, परिस्थितियाँ का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रशंसा में लिखी गई ग्रंथ को परिस्थितियाँ कहते हैं। तो संस्कृत में लिखी होती थी वह ग्रंथ। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए परिस्थितियाँ को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उनमें किन लोगों को शामिल करोगे। कितनी पीढ़ियों को तुम इनमें शामिल करना चाहोगे। तो यह तो खुद से भी कर सकते हैं अपने अनुसार। इस चैप्टर का लास्ट, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है। तो युद्ध हमारे जीवन में विभिन्न ग्रस्त घटना होती है। युद्ध सामान्यतः दो देशों के बीच या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के बीच के समूहों के बीच लड़ा जाता है, जबकि सामान्य लोगों का युद्ध पीछे के मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता। वे युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता। वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं, विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाती है और फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लग जाता है। तो इस प्रकार है कुछ युद्ध का जनसाधारण माने आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये था जो कि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट्स जो कि हमने बता दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। तो यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर अपना सुझाव दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।